प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहज दर्पण में। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। आज ये क्लास में लाई हूँ यूजीसी नेट और पीजीटी के लिए। ठीक है, बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और ये क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो पहला प्रश्न है कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, किसका कथन है? सभी जानते हैं प्लेटो का कथन है। ये टॉप 50 क्वेश्चन मैंने लिया है और प्रश्न बड़े ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो बड़े ध्यान से इसको देखिए आप क्लास को। और अगला प्रश्न फिर हमारा निकल कर आता है। प्रश्न आता है कि आचार शास्त्र में उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन को बोलने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, मैं राइट आंसर का चुनाव कर रही हूँ। यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट है, सुकरात। नेक्स्ट है कि प्लेटो के दर्शन में निरूपित विषय नहीं है। कौन सा नहीं है? आदर्श राज्य, ज्ञान मीमांसा, काव्य मीमांसा या फिर सृष्टि शास्त्र। तो यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4 की काव्य मीमांसा प्लेटो के दर्शन में नहीं है। अगला है प्लेटो के अनुसार काव्य की आग्रहता के 2 आधार हैं, कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 नंबर दर्शन और, ठीक है, दर्शन और हो जाएगा हमारा प्रयोजन। 3 नंबर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाँ, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि प्लेटो के अनुसार अनुकरण का अनुकरण होने का कारण कला है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये सत्य है या आभास मात्र है या नित्य है या फिर मिथ्या है। सभी जानते हैं प्लेटो ने अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कला को मिथ्या कहा है। ठीक है। अगला है कि भाव से उद्भूत और भाव पर ही आधारित होने से काव्य या नाटक में तर्क का अवकाश नहीं रहता, इसलिए वह आग्रह है। यह मत किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्लेटो का। अगला प्रश्न फिर आता है कि प्लेटो का उद्धरण नहीं है। तो यहाँ पे हम 7 का राइट आंसर चुनाव करेंगे कि प्लेटो का उद्धरण यह नहीं है कि वह काव्य दैवी द्वारा अंतः प्रेरित या अवशिष्ट होकर रचना नहीं करता। ठीक है, जबकि प्लेटो का ये सभी उद्धरण है। प्लेटो ने कहा कि कवि की रचना ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन कर दिया, नहीं ईश्वरीय प्रेरणा से चलती है। और ये भी कथन प्लेटो का है, लेकिन ये जो कथन है ये प्लेटो का उद्धरण नहीं है। अगला है कि प्लेटो के द्वारा स्वीकृत काव्य भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे 8 का हमारा 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा, विवरणात्मक। नेक्स्ट है कि प्लेटो के अनुसार प्रगीत के 3 अंग हैं। तो यहाँ पे 9 का हमारा 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा, शब्द, माधुर्य और लय। क्या दिक्कत है? लाइट तो है, फिर अगला प्रश्न फिर आता है कि किसके अनुसार पूर्ण ज्ञान की परिभाषा ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति थी। तो यहाँ पे हमारा इसका जो राइट आंसर बंधु निकल जाएगा, इसका जो हमारा 10 नंबर का करेक्ट आंसर आता है वो 2 नंबर करेक्ट है। ये जो कथन है अरस्तु का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि अरस्तु के दुखांतक यानी ट्रेजेडी के संबंध में तर्कपूर्ण कथन नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ट्रेजेडी के संबंध में जो तर्कपूर्ण कथन नहीं है वो होता है कि कार्य व्यापार वर्ण होता है, अभिनय होता है। ठीक है, ये जो है वो ट्रेजेडी के संबंध में दुखांतक जो इनका एक सिद्धांत आता है उसके संबंध में यह कथन सही नहीं है। बाकी सभी सही है कि ट्रेजेडी कार्य व्यापार का अनुकरण है, कार्य व्यापार विस्तृत और गंभीर होता है, भाषा, लय, सामंजस्य, गीत इत्यादि से संबंधित होती है, लेकिन ये जो है ये हमारा कथन नहीं है। अरस्तु द्वारा उल्लेखित 3 प्रकार के कथानकों में सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर उपाख्यानात्मक। नेक्स्ट है कि लक्षणा को प्रतिभा का प्रमाण किसने माना? तो करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर हमारा अरस्तु ने। अगला आता है कि अरस्तु के अनुसार महाकाव्य का स्वरूपाधायक तत्व नहीं है। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा अनेक छंदों का प्रयोग होता है, यानी महाकाव्य में ऐसा कौन सा तत्व है जो सम्मिलित नहीं होता? तो महाकाव्य आख्यानक होता है, 5 उच्च पात्र होते हैं इसमें और पात्र इसके उच्च होते हैं, विस्तार निर्बाध होता है, लेकिन अनेक छंदों का प्रयोग होता है इसमें। ये जो है ये तत्व नहीं है। और कलात्मक महत्व की दृष्टि से महाकाव्य की अपेक्षा दुखांतक को कौन श्रेष्ठ मानता है? तो सभी जानते हैं अरस्तु ने ही माना है। नेक्स्ट है कि काव्य संबंधी मान्यताओं में प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी और अरस्तु की कैसी थी ये बतानी है। तो अरस्तु की थी यथार्थ परक। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न आता है कि अरस्तु के अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा गया है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर कार्य व्यापार से। यूनानी कैथारसिस का हिंदी रूपांतर क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताई हूँ पीडीएफ में भी कि जो यूनानी शब्द हैं, मिमेसिस हो या कैथारसिस हो या पोएटिक्स हो या पेरिपोएटिकस हो, तो इसका आपको हिंदी अर्थ भी आना चाहिए। तो 18 का 2 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा विरेचन। नेक्स्ट है कि काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, किसने कहा? 19 का 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा वर्ड्सवर्थ ने। अगला है काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। कौन सी मान्यता नहीं है? तो यहाँ पे हम राइट आंसर का चुनाव करते हैं। 4 नंबर करेक्ट है कि भाषा में कृत्रिमता और आडंबर प्राचीन कवियों की देन है। ये जो है ये वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है, बाकी सभी मान्यताएं वर्ड्सवर्थ की ही हैं काव्य भाषा के संबंध में। अगला प्रश्न आता है फिर से कि प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं, यह किसने कहा है? तो करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर वर्ड्सवर्थ का कथन है। अगला है कि व्यंजना की महिमा के कारण ही कोई उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर भी नीरस नहीं लगता, किसकी मान्यता है? 22 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा कॉलरिज का। ठीक है, कॉलरिज का कथन है। एक प्रश्न आता है कि काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जो वह केवल सामान्यतः समझ में आए, पूर्णतः नहीं, किसने कहा? तो इसका उत्तर सबको लगाना है। लगभग सभी को ये पता होगा कि ये काव्य संबंधी ये कथन किसका होगा कि जिसमें यह आनंद तभी देता है जो वह केवल सामान्यतः समझ में आए, पूर्णतः समझ में ना आए। होरस का, एलियट का, अरस्तू या कॉलरिज का? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक लेख किस लेखक की समस्त आलोचना का आधार रहा है? 24 का 1 नंबर राइट हो जाएगा इलियट का। अगला है कि इलियट के अनुसार वैयक्तिक प्रज्ञा के प्रस्फुटन में परंपरा क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि बाधक नहीं बल्कि साधक और सहायक है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चारों ऑप्शन को वीडियो पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला है कि कला में नैतिकता के घोर समर्थक विद्वान हैं, तो कौन है? तो अभी आप यहाँ पे पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है कि जो रिचर्ड्स हैं, रिचर्ड्स कला में नैतिकता के घोर विरोधी विद्वान रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि अगला प्रश्न आता है कि रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि संप्रेषण कलाकार की अचेतन प्रक्रिया है, आइए रिचर्ड के अनुसार। नेक्स्ट आता है कि रिचर्ड्स ने काव्य भाषा के 2 रूप माने हैं, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा आपको पता है वैज्ञानिक और रागात्मक। ठीक है, रिचर्ड ने काव्य भाषा के 2 रूप माने थे, वैज्ञानिक और रागात्मक। अगला प्रश्न आता है सहजोत्पद्या या द्विधा भवति सा द्विधा विभति कहकर प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पद्या किसने स्वीकार किए हैं? तो यहाँ पे 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु, वो 2 नंबर रुद्रट ने माना है। नेक्स्ट है विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्र निष्पत्ति। उक्त सूत्र किन 2 शब्दों की व्याख्या में रस का निरूपण हुआ है? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर है संयोग और निष्पत्ति। ठीक है, संयोग और, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, संयोग और निष्पत्ति के संदर्भ में यह उक्ति यहाँ पे आती है। ठीक है, संयोगाद्र निष्पत्ति। ठीक है, संयोग और निष्पत्ति के संदर्भ में। अगला है रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, यह किसने कहा? तो राइट हो जाएगा हमारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट है कि अनुभाव के प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो आहार है, ठीक है, आहार है, ये अनुभाव का प्रकार नहीं है, बल्कि कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार आप कह सकते, लेकिन आहार ये अशुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर स्थायी भाव है वो। एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। पंक्तियों में अस्थाई भाव क्या है बताना है आपको। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो 1 नंबर है रति अस्थाई भाव है। वामन ने रीति किसे कहा है? ने होकर, ठीक है, वामन ने रीति किसे कहा है? सौंदर्य को, संघटना को, विशिष्ट पदरचना को या फिर नित्य धर्म को? तो 35 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, संघटना को वामन ने रीति कहा है। ठीक है, और थोड़ा सा बताना विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा, ये भी बताना आप किसने कहा है। यार संघटना को वामन ने रीति नहीं कहा है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे संघटना नहीं किसी और विद्वान का है। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं विश्वनाथ ने कहा है या किसी और विद्वान ने कहा है? वामन ने रीति किसे कहा है? ठीक है, विशिष्ट पद रचना रीति आचार्य वामन ने कहा है, लेकिन संघटना को किसने रीति कहा है आपको ये बताना है। ठीक है, माफी चाहूँगी, आपको ये बताना है संघटना को रीति किसने कहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है कि नियत वर्ण व्यापार को रीति मानने वाले विद्वान कौन थे? तो 36 का करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर मम्मट। और रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है?
37 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर। कुंतक ने रीति को मार्ग शब्द का रीति के लिए मार्ग शब्द प्रयुक्त किया है। और आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में काव्य की आत्मा बताई है किसको? रीति को, वक्रोक्ति को, ध्वनि को या फिर शून्यता को? तो ध्वनि को आनंदवर्धन ने क्या कहा है? रीति को आत्मा कहा है। और वक्रोक्ति देव वैदग्ध्य भंगी भणित किसने कहा? अब इसका कमेंट आपको लिख के बताना, ठीक है? ये क्योंकि ये भी आपके पीडीएफ में ऑलरेडी मेंशन है। जितने लोग ग्रुप से देखेंगे वो सभी आंसर करेंगे, ठीक है? सभी मित्र अपने आंसर का चुनाव करेंगे कि विश्वनाथ ने कहा, कुंतक ने कहा, मम्मट ने कहा या फिर रुद्रट ने कहा। जिसने भी कहा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है? ये आपके पीडीएफ में ऑलरेडी मेंशन है और लगभग यहाँ से बहुत प्रश्न है जो आपके पीडीएफ में मेंशन है। पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा? तो 40 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और नेक्स्ट है कि विशिष्ट पदरचना रीति किसने, विशिष्ट पदरचना रीति विशेषो गुणात्मकता किसने कहा? तो 41 का आचार्य वामन करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आता है रीति की आत्मा है, क्या है? पद है, गुण है, ध्वनि है, वर्ण है? तो करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर। गुण को रीति की आत्मा स्वीकार किया गया है। तददोषो शब्दार्थो सगुणा वल्लन कृति पुनः काव्य, यानी काव्य को सर्वप्रथम दोष रहिता होना चाहिए, ये किसने कहा? तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इसका भी जिक्र पीडीएफ में हो चुका है। नेक्स्ट है कि नृपह मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पे 44 का करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है 1 नंबर, दुष्क्रमत्व दोष। अगला है कि रनित भृंग घंटावली झरन दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, गौड़ी लक्षणा। साहित्य और कला समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से उत्पन्न होती है और उसी पर स्थित व आधारित होती है। उक्त अवधारणा किस वाद की है? तो 46 का करेक्ट हो जाएगा हमारा 4 नंबर, मार्क्सवाद। और अगला प्रश्न आता है कि मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है क्या कहलाती है? तो करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर, फैंटेसी कहलाती है। और अगला है कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है, साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है, किसने कहा है? करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने। और कविता के लिए शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक वाली कविता नहीं होता, यह किसने कहा है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु, वो निकल कर आता है 2 नंबर, आचार्य राम स्वरूप त्रिवेदी ने। और आज का अंतिम प्रश्न है कि कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता होती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हो, किसने कहा है? मतलब आपके जो शब्द हों कविता के वही बोलते हों, आपको ज़्यादा भावों के माध्यम से बोलने की आवश्यकता ना हो, तो किसने कहा कि मतलब चित्रभाषा ही की आवश्यकता होती है और उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों। तो आपको पता है यह कथन जो है वो पंत जी का है, ठीक है? प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी का है। आप बताना बंधु यह क्लास आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।